हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई के प्रति समर्पित होंगे। तो मेरे बच्चे, हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे और बायोलॉजी में हम लोगों का अध्याय नंबर 1 कंप्लीट हो चुका है। यानी लाइफ प्रोसेस को हम लोगों ने अच्छे तरीक़ा से पढ़ लिया है। उम्मीद करते हैं कि आपने उसको अच्छे ढंग से कंप्लीट किया होगा। आप अपना नोट्स तैयार किए होंगे ताकि एग्ज़ाम के समय में आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। तो आज हम लोगों का बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 रेस्पिरेशन यानी श्वसन हम लोगों का स्टार्ट हो रहा है। तो एक बार फिर से स्वागत है अपना यूट्यूब प्लेटफॉर्म आदित्य साइंस कंसेप्ट पर। और हम लोग आज के इस क्लास में रेस्पिरेशन के बारे में अच्छे ढंग से पढ़ेंगे कि क्या रेस्पिरेशन होता है, क्या ब्रीदिंग होता है। ये सारी चीज़ों को हम लोग समझेंगे। क्या एनारोबिक होता है, क्या एरोबिक होते हैं, यानी वायवीय श्वसन क्या है, अवायवीय श्वसन क्या है। इन तमाम चीज़ों की चर्चाएं हम लोग आज के क्लास में करने वाले हैं। तो आप पेन पेपर लेकर आराम से क्लास को देखें, उसको नोट्स करें ताकि आप एग्ज़ाम के समय में क्विक रिवीजन कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग रेस्पिरेशन के बारे में। मेरे भाई, अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो रेस्पिरेशन को समझने से पहले हमें थोड़ा-सा प्रीवियस क्लास की ओर हमें बढ़ना होगा। प्रीवियस क्लास कहने का अर्थ हुआ कि हमें प्रीवियस अध्याय में भी कुछ जाने होंगे। कुछ हद तक हमें प्रीवियस क्लास में जाना पड़ेगा। आप कहेंगे सर ये क्या बात कर रहे हो? चलो हम समझाते हैं। देखो मेरे भाई, हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, प्रीवियस अध्याय में हम लोगों ने पढ़ा था कि जैव प्रक्रम के बारे में, कि लाइफ प्रोसेस होता क्या है। अगर हम आपसे पूछें कि मेरे बच्चे आपने लाइफ प्रोसेस के बारे में पढ़ा, तो हमें ये बता दीजिए कि लाइफ प्रोसेस है क्या? तो आप कहेंगे कि सर जितने सारे जीवित जीवधारी हैं, उन सभी को जीवित रहने के लिए, उनके शरीर की मरम्मत के लिए, उनके शरीर की रख-रखाव के लिए, मेंटेनेंस के लिए उन सभी जीवधारियों को कुछ ना कुछ क्रियाएँ, आवश्यक क्रियाएँ करने होते हैं और वो आवश्यक क्रियाएँ क्रियाएँ निरंतर चलता रहता है। हमने कहा कि बिल्कुल सही बात है। अगर उस क्रियाएँ की अनुपस्थिति हो जाए हमारे शरीर में, तो हमारे शरीर की मृत्यु होना तय है। तो अब हमारे सवाल में आया, हमारे ज़हन में आया कि मेरे बच्चे आप ज़रा ये बता दो कि आखिर वो कौन-सी क्रियाएँ हैं जिनकी अनुपस्थिति में, जिनकी अब्सेंस में इस शरीर की मृत्यु हो जाएगी, यानी किसी भी जीवधारी का मृत्यु हो जाएगा। तो आप कहेंगे कि सर सबसे पहला तो है कि न्यूट्रिशन यानी पोषण, सेकंड रेस्पिरेशन, थर्ड ट्रांसपोर्टेशन, फोर्थ एक्सक्रिएशन और फिफ्थ आप कहेंगे कंट्रोल और सिक्स्थ आप कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन। हमने कहा कि अच्छी बात है कि आपको प्रीवियस क्लास का जितने आपने पढ़ा है वो सारी चीज़ आपको याद है। तो सर आप कहना क्या चाह रहे हो? प्रीवियस क्लास में जाने के लिए आप क्यों कहना चाह रहे हैं? देखो मेरे भाई, हम इस वजह से जाना चाह रहे हैं कि हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा न्यूट्रिशन के बारे में और न्यूट्रिशन में भी हम लोगों ने देखा कि सभी जीवधारियों के अलग-अलग तरीका से पोषण करने की विधियाँ होती हैं। और सबसे अंत में प्रीवियस अगर बात करें, हम इसके पहली वाली क्लास की अगर हम बात करें तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में, यानी मानव में जो पोषण की विधियाँ होती है वो पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। तो उस पाचन तंत्र में हम लोगों ने भोजन को अच्छे ढंग से पचाया है। उस पाचन तंत्र में हम लोगों ने भोजन को अच्छे ढंग से पचाया है। ठीक है? अगर हम इसकी बात करें, थोड़ी-सी चर्चाएँ करें तो हमने कहा कि जो हमारा होलोज़ोइक था, उस होलोज़ोइक में हम लोगों ने 5 स्टेप्स पढ़े थे। सबसे फर्स्ट स्टेप्स हमारा क्या था? तो आप कहेंगे कि सबसे फर्स्ट जो स्टेप्स था हमारा, वो थे अंतःग्रहण का। अंतःग्रहण था। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा पाचन के बारे में, तो पाचन भी हुआ। उसके बाद हमने पढ़ा अवशोषण के बारे में, अवशोषण भी हुआ। और फिर हम लोगों ने पढ़ा स्वांगीकरण के बारे में, स्वांगीकरण के बारे में। और अंततः होता है बहिष्करण के बारे में, बहिष्करण के बारे में। तो हमने यहाँ से लेकर यहाँ तक के टॉपिक हमने डाइजेस्टिव सिस्टम में अच्छे ढंग से पढ़ा
क्योंकि जब हम भोजन ग्रहण करते हैं, जब हम पोषण की क्रियाएँ करते हैं, तो हमारे शरीर में अंततः जाकर स्वांगीकरण की क्रिया होती है। और ये स्वांगीकरण का क्रिया कहाँ पर होता है? तो आप कहेंगे कि पूरे शरीर में यानी सभी अंगों में जो सिंपल फूड है उनको वितरित किया जाता है। यानी पूरे शरीर में क्या होते हैं? तो सिंपल फूड के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनको वितरित कर दिया जाता है, यानी कि दे दिया जाता है ताकि वो ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो अभी तक की इन 4 स्टेप्स में क्या कहीं भी ऊर्जा का निर्माण हुआ? क्या ऊर्जा का निर्माण हुआ है? तो आप कहेंगे नहीं सर। यानी जब डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग डाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं, तो उस समय तक किसी भी प्रकार से ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। यानी कहने का अर्थ हुआ कि हम लोग पोषण, जो भी जीवधारी पोषण की क्रिया करते हैं, तो केवल पोषण से उनको ऊर्जा की प्राप्ति नहीं होती है। उनके लिए ऊर्जा की प्राप्ति के लिए कुछ और भी क्रियाएं करने होते हैं, और वही क्रिया होता है रेस्पिरेशन। वही क्रिया होता है रेस्पिरेशन। आइए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए, अगर हम बात कहें कि जैसे कोई मोटरसाइकिल है, इस मोटरसाइकिल को स्टार्ट करना है, ठीक है? इसको स्टार्ट करने के लिए क्या चाहिए? तो इसको स्टार्ट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जिस तरीका से हमारे शरीर को चलाने के लिए, हमारे शरीर की मेंटेनेंस के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, इसी तरीका से किसी भी मशीन को चलाने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब इस मोटरसाइकिल को ऊर्जा मिलेगा कहाँ से? तो इस मोटरसाइकिल को ऊर्जा मिलेगा ईंधन से। किससे मिलता है? ईंधन से मिलता है। अब ये ईंधन को क्या करना पड़ेगा? ईंधन को जलाना पड़ेगा। ईंधन को जलाना पड़ेगा। जब तक ये ईंधन जलेगा नहीं, जब तक ये ईंधन जलेगा नहीं, तब तक ऊर्जा बनेगा नहीं। तब तक ऊर्जा बनेगा नहीं। यानी कि ईंधन पहले जलेगा, उसके बाद ऊर्जा का निर्माण होगा। तो ये ईंधन जो है, ईंधन को जलाने के लिए क्या चाहिए? तो ईंधन ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ही जलेगा। जब तक ऑक्सीजन नहीं होगा, तब तक ये ईंधन नहीं जलेगा। आप कितना भी मोटरसाइकिल में ईंधन डाल कर रखें, अगर उसमें चिंगारी नहीं लगेगा तो ऊर्जा का निर्माण नहीं होगा। बात क्लियर हुआ? तो इसी तरीका से हमारे शरीर में जो सिंपल फूड है, वो सिंपल फूड एक ईंधन की तरह है। किसकी तरह है? ईंधन की तरह कार्य करता है। अब इस ईंधन से हमें क्या करने पड़ेंगे? तो इस ईंधन से हमें ऊर्जा प्राप्त करना पड़ेगा। तो ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रिया होती है, वही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। बात क्लियर है? हमें ऊर्जा प्राप्त करने की जो क्रियाएं हैं, वही हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है। तो इतनी बातें आपको समझ में आ गए होंगे कि हम क्या आपको समझाना चाह रहे थे। यानी कोई भी जीवधारी है, अगर वो पोषण कर लिया है, तो केवल पोषण करने से उनको किसी भी प्रकार से ऊर्जा नहीं मिलता है, जब तक कि रेस्पिरेशन की क्रिया नहीं होगा। तो इस वजह से अगला जो हमें क्रियाएं पढ़ने होते हैं पोषण के बाद, वो हमें रेस्पिरेशन की क्रिया पढ़ना होता है, जो हमारा एक चैप्टर है, और ये भी हमारा लाइफ प्रोसेस का हिस्सा है। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि फोटोसिंथेसिस है। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है? हमारे फूड के निर्माण होते हैं, यानी पौधे फूड्स का निर्माण करते हैं, और यही फूड्स का निर्माण जो है, इससे ऊर्जा की प्राप्ति होती है। कहाँ पर? तो सेल में। तो इसी वजह से सेलुलर रेस्पिरेशन यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। यानी फूड का निर्माण हुआ, और फूड से क्या मिला? ऊर्जा बना। तो इस यही प्रक्रिया हमारा रेस्पिरेशन कहलाया। इसको और भी डिटेल में हम समझेंगे, आप चिंता बिल्कुल ना करें। यहाँ पर आप फोटोसिंथेसिस और सेलुलर सेलुलर रेस्पिरेशन जो देख रहे हैं, ये एक दूसरे के अपोजिट है। ये एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, इस वजह से हमने इस चित्र को लगाया है, ताकि आप ध्यान में इस बात को रखें। चलिए, अब हम लोग समझते हैं अपने चैप्टर को। देखिए,
एक होता है रेस्पिरेशन, एक होता है श्वसन की क्रिया, एक होता है श्वासोच्छ्वास की क्रिया। एक होता है श्वसन की क्रिया और एक होता है श्वासोच्छ्वास, जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग। यानी रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग, ये दो अलग अलग चीजें हैं। ये दो अलग अलग चीजें हैं। हालांकि हम अच्छी तरीका से अगर इसको समझते हैं तो ब्रीदिंग जो है रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। ब्रीदिंग जो है यानी श्वासोच्छ्वास जो है वो रेस्पिरेशन का, श्वसन का एक हिस्सा माना जाता है और ये सबसे पहला हिस्सा होता है। तो हमें समझना होगा सबसे पहले श्वासोच्छ्वास के बारे में, यानी कि ब्रीदिंग के बारे में हमें समझना होगा। देखो, ब्रीदिंग का अर्थ होता है सांस लेना और सांस छोड़ना। सांस लेना और सांस छोड़ना, यानी हम इसे कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का गैसियस एक्सचेंज होता है। ये क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज का अर्थ हुआ कि गैसों का विनिमय होता है, यानी आदान प्रदान होता है। गैसों के क्या चलते हैं? आदान प्रदान। हम यहां पर लिख देते हैं, गैसों का आदान प्रदान चलता है। अब कहेंगे कि सर ये गैसों का आदान प्रदान का मतलब हम नहीं समझे, एक्सचेंज का अर्थ हम नहीं समझ पाए। देखो मेरे भाई, एक्सचेंज का अर्थ होता है कि आप एक चीज दिए और दूसरे चीज को ले लिए। जैसे सपोज डेट, मान लेते हैं कि आप दो मित्र हैं और दो मित्र में एक आपसे मांग रहा है कि हमें नोट्स दे दो। हमें क्या दे दो? हमें बायोलॉजी का नोट्स हमें चाहिए। तो आप कहोगे कि हमें बायोलॉजी का नोट्स दे दो और आपका मित्र कहेगा कि इसके बदले में हमें केमिस्ट्री का नोट्स दे दो। हमने एक चैप्टर बायोलॉजी नहीं पढ़ा और दूसरा बंदा केमिस्ट्री का एक चैप्टर नहीं पढ़ा। तो ये दोनों क्या कर रहे हैं? अपने नोट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं। अपने नोट्स का क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज कर रहे हैं, यानी अदला बदली कर रहे हैं। तो यही कहलाया क्या? अब नोट्स का एक्सचेंज कर रहे हैं तो हम कहेंगे नोट्स एक्सचेंज। अब यहाँ पर होता क्या है? ब्रीदिंग में गैसों का एक्सचेंज होता है, गैसों का अदला बदली होता है। तो हम कहते हैं कि गैसियस एक्सचेंज है। अब कहोगे कि सर ये गैसों का एक्सचेंज कुछ समझ में नहीं आया। हमें गैसों का कुछ एक्सचेंज कहने का अर्थ हमें समझ में नहीं आया कि हमारे शरीर में गैसों का एक्सचेंज क्या है। चलिए समझते हैं। देखो, हम लोग जब सांस लेते हैं तो वायुमंडल से हम लोग गैस को ग्रहण करते हैं। वायुमंडल से हम लोग गैस को ग्रहण करते हैं। अब उस गैस में बहुत सारी चीजें होती हैं। उस गैस में बहुत सारी अन्य गैसें मौजूद होती हैं। विभिन्न प्रकार की गैसेस मौजूद होती हैं। तो उसमें से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं और फिर ये ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करता है और फिर ये वापस कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़ देता है। यानी कि हम वायुमंडल से क्या लिए? ऑक्सीजन को लिए हैं और वायुमंडल को बदले में क्या दे दिए? कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। तो ऑक्सीजन लिए, कार्बन डाइऑक्साइड दे दिए। तो यही हमारा कहलाया गैसियस एक्सचेंज। यानी हमारे शरीर में गैसों का अदला बदली होता है। यानी हम एक तरफ से तो लेते हैं वायुमंडल से ऑक्सीजन और बदले में वायुमंडल को क्या दे देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। तो यही हमारा कहलाता है ब्रीदिंग, गैसियस एक्सचेंज कहलाता है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये श्वासोच्छ्वास जो है यानी कि ब्रीदिंग जो है, मेरे भाई हमने हिंदी लिख दिया है, इसे बोलने में थोड़ा-सा हमें तकल्लुफ़ हो रहा है। बार-बार बोलने में ये थोड़ा-सा हमें अजीब लग रहा है। इस वजह से आप समझे, ब्रीदिंग हम कहेंगे। ब्रीदिंग जो होता है वो 2 तरह का होता है, एक निःश्वसन होता है, निःश्वसन, और एक होता है निःश्वसन। एक होता है निःश्वसन। निःश्वसन का अर्थ होता है गैस को अंदर लेना, यानी आप इसे कह सकते हैं सांस लेना। सांस लेना। और निःश्वसन का अर्थ होता है सांस को छोड़ना। निःश्वसन का अर्थ होता है सांस को छोड़ना।
तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया में यानी ब्रीदिंग की क्रिया में हमें 2 तरह की क्रिया दिखाई पड़ते हैं। एक तो क्रिया होता है साँस लेने का और जस्ट उसके बाद की क्रिया होता है साँस छोड़ने का। तो जब हम साँस लेते हैं, तो साँस लेने के दरमियान हम क्या करते हैं, गैसों को इन्हेल करते हैं। गैसों को शरीर के अंदर लेते हैं, तो हम उसे कहेंगे साँस लेना। और निःश्वसन का अर्थ क्या हुआ, गैसों को शरीर से बाहर निकालना, ये हमारा कहलाता है निःश्वसन। तो जब हम निःश्वसन की क्रिया करते हैं यानी जब हम सांस लेते हैं तो हम अपने अंदर विभिन्न प्रकार के गैसों को प्रवेश करते हैं, प्रवेश करने देते हैं यानी अंदर लेते हैं। और जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार की गैसें हैं उनको हम बाहर कर देते हैं यानी वायुमंडल में उसे छोड़ देते हैं। तो अब सवाल आता है कि सर आपने ऑक्सीजन नहीं लिखा है, आपने लिखा है, हम तो यही जानते थे कि साँस लेने का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन को लेते हैं और का साँस छोड़ने का अर्थ होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर देते हैं। मेरे भाई आपने अच्छी चीज़ें पढ़ा है, आपने ये बातें कोई गलत नहीं कहा और गलत आपने नहीं समझा। लेकिन हम भी जो चीज़ें लिखे हैं, हम जो यहाँ पर सेंटेंस लिखे हैं, ये भी सही है। अब कहेंगे सर कैसे सही है? आप जो बातें पढ़े वो आधी अधूरी पढ़े, यानी आपने शॉर्टकट मार दिया और हम यहाँ थोड़ा एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए समझते हैं। देखो, हमारे वायुमंडल में गैसों का समूह है। हमारे वायुमंडल में गैसों का समूह है। गैस एक दूसरे से मिक्स हो पड़े हैं। तो जब हम साँस लेते हैं तो ऐसा तो नहीं होता है कि हमारे शरीर के अंदर केवल ऑक्सीजन छन के आ रहा है। क्या हमारे शरीर में ऐसा तो है नहीं कि शरीर हमारा केवल ऑक्सीजन को अंदर लेगा? आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर। जब ये वायुमंडल में विभिन्न प्रकार की गैसें एक दूसरे से मिक्स है, गैस के अणु एक दूसरे से मिक्स हो पड़े हैं, तो फिर केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता। केवल ऑक्सीजन हमारे शरीर में प्रवेश नहीं करता है। इसका मतलब है कि हमारे शरीर में बहुत तरह के गैस प्रवेश करते हैं, लेकिन उसमें से केवल हम ऑक्सीजन का यूटिलाइज कर पाते हैं। कहने का अर्थ है कि हमने जो गैस लिया, उसमें विभिन्न प्रकार के गैस हैं। कार्बन डाइऑक्साइड भी है, ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, आर्गन भी है, ज़ेनॉन भी है, रेडॉन, ये विभिन्न प्रकार की गैसें मौजूद हैं। अब इन गैसों में से हमारे लिए उपयोगी है केवल ऑक्सीजन। इस वजह से हम कहते हैं कि सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को ग्रहण करना, जबकि हम ग्रहण सभी गैसों को करते हैं। तो ये जो गैस है, इन गैसों में हम सबसे पहले किसको तो ध्यान रखेंगे कि नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को अपने अंदर भी लेते हैं गैस में, ऑक्सीजन को भी लेते हैं और साथ ही साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड को हम CO2 लिख देते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया। इसी तरीका से हमें बाहर भी निकालना होता है, तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब यही 3 गैसें के बारे में हमारे बुक में दिया हुआ है। यही 3 गैसों का इम्पोर्टेंस है हमारे 10th क्लास में, हालाँकि इस ब्रीदिंग वाले टॉपिक में, ठीक है? देखो, जब हम गैस को अंदर अपने शरीर में लेते हैं, यानी वायुमंडल से जब हम गैस को अपने अंदर प्रवेश करने देते हैं, यानी साँस लेते हैं, तो
तो होता क्या है कि नाइट्रोजन की मात्रा हमारे शरीर में प्रवेश करता है। तो नाइट्रोजन का कितना कितना मात्रा होता है? तो नाइट्रोजन की मात्रा होती है 78%। 78%, यानी जब हम अपने अंदर सांस लेते हैं तो 78% नाइट्रोजन हमारे शरीर के अंदर जाता है। ऑक्सीजन हमारे शरीर में 21% ही जा पाता है। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कितना परसेंट? 21%। और कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% वायुमंडल से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। आपने पढ़ा भी होगा कि हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट है नाइट्रोजन? 78%। हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट ऑक्सीजन है? 21%। और हमारे वायुमंडल में कितना परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड है? तो 0.03%। अब हमारे एक बच्चे का मन में डाउट भी होगा कि सर, ये हमारे वायुमंडल में इतना तो गैस है, तो जब हम सांस लेते हैं तो क्या पूरा का पूरा हमारे शरीर में ये 78% आ जाता है? नहीं मेरे भाई, ऐसा नहीं होता है कि हम सांस ले रहे हैं तो पूरा वायुमंडल का नाइट्रोजन ही अपने अंदर ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं होता है। यानी कि हम जितनी मात्रा अपने अंदर लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हमने सांस लिया हमने सांस लिया तो 100 ग्राम हमने गैस को अपने अंदर प्रवेश किया। 100 ग्राम हम अपने शरीर में गैस को इनहेल कर लिए, यानी सांस लिए। तो 100 ग्राम में ही 78% नाइट्रोजन होगा, 21% ऑक्सीजन होगा और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ये इसका मतलब हुआ। ऐसा बिल्कुल नहीं होता है कि वायुमंडल में 78% अगर नाइट्रोजन है तो सबका सब आप इनहेल कर ले रहे हो, ऐसा नहीं होता है। तब तो पता चलेगा कि वायुमंडल से नाइट्रोजन ही खत्म हो गया। यानी जितनी मात्रा आप ग्रहण कर रहे हैं उसमें 78% नाइट्रोजन और उसका 21% ऑक्सीजन और 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब ये गैस जो है स्वांगी मिश्रण है, समांगी मिश्रण का एग्जाम्पल माना जाता है। यानी गैस जो है, गैस के अणु एक दूसरे से मिक्स है। कहीं से भी आप किसी भी गैस के अणु को नहीं निकाल सकते बिना इंस्ट्रूमेंट के। बात क्लियर है? चलिए, उम्मीद करते हैं कि आपको ये बातें समझ में आ गया होगा। अब हमने सांस लिया तो 78% नाइट्रोजन हमारे अंदर तो गया, लेकिन मेरे भाई इस नाइट्रोजन का हमारे शरीर के लिए कोई काम नहीं है। ये नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है ही नहीं। जब उपयोगी है नहीं तो ये नाइट्रोजन जितना गया था हमारे अंदर उतना ही बाहर भी आ जाएगा। यानी कि जितना हमने नाइट्रोजन ग्रहण किया उतना ही नाइट्रोजन को अपने शरीर से बाहर भी कर दिया। तो इस वजह से जब हम सांस छोड़ते हैं तो 78% नाइट्रोजन बाहर निकल जाता है। क्या ये बात क्लियर है? नाइट्रोजन हमने 78% लिया था तो 78% ही नाइट्रोजन को बाहर कर देते हैं। अब सवाल आता है कि ऑक्सीजन 21% है, लेकिन ऑक्सीजन जो है हमारे शरीर के लिए उपयोगी है। हमारे शरीर के लिए उपयोगी है क्योंकि यही ऑक्सीजन जो है ईंधन को क्या करेगा? जलाएगा। प्रीवियस हमने स्लाइड में बताया आपको कि ऊर्जा का निर्माण होता किससे है? तो ऊर्जा को निर्माण करने के लिए, ईंधन को जलाने के लिए हमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। तो ऑक्सीजन का जब हमें ज़रूरत है हमारे शरीर में तो 21% लिए है तो मेरे भाई 21% तो बाहर नहीं निकालेंगे। इसका कुछ ना कुछ हम यूटिलाइज करेंगे और यूटिलाइज कर लेते हैं। इस वजह से ध्यान रखेंगे कि ये 21% चेंज होकर केवल 17% रह जाता है। कितना रह जाता है? 17% रह जाता है। यानी कि हम ऑक्सीजन लिए थे 21% और इसका 4% ऑक्सीजन जो है हम यूटिलाइज किए हैं ईंधन से ऊर्जा बनाने का। ईंधन से ऊर्जा बनाने के लिए हम क्या किए? इसका 4% यूटिलाइज करते हैं, इस्तेमाल करते हैं और बचे हुए जो ऑक्सीजन है वो हम वायुमंडल में छोड़ देते हैं। स्पष्ट है?
चलिए, अब है कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर में गया कितना था? 0.03%। लेकिन ये जब आग लगता है, आपको पता है कि जब हम किसी भी चीज में, किसी ईंधन में हम आग लगाते हैं तो आग लगने के बाद उससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। उससे क्या उत्पन्न होता है? कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस यहाँ पर उत्पन्न होगा हमारे शरीर में। तो के उत्पन्न होगा तो यही कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी और लगभग ये 4.4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हो जाती है। 0.03% से बढ़कर कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट हो जाता है? 4.4%। और फिर हम जब सांस छोड़ते हैं तो यही हमारे शरीर से लगभग 4.5% का कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है। तो यही जो पूरी की पूरी क्रिया है, इसमें क्या हुआ? तो श्वासोच्छ्वास की क्रिया हुई। अभी तक हमने किसी भी प्रकार से ऊर्जा का निर्माण नहीं कर पाए हैं। हम तो अभी केवल सांस लिए हैं और सांस छोड़े हैं। हमने केवल सांस लिए हैं और केवल सांस छोड़े हैं, तो इसको हम कहते हैं कि ब्रीदिंग है। अब इस ब्रीदिंग का जो क्रिया है, ये एक प्रकार का भौतिक क्रिया होता है, यानी इसमें किसी भी प्रकार से परिवर्तन देखने को नहीं मिलते हैं। केवल सांस लेते हैं और सांस छोड़ते हैं, यानी कि गैस को इकट्ठा करते हैं और गैस को फिर बाहर छोड़ देते हैं। तो इस वजह से हम इसे कहते हैं कि यह एक भौतिक प्रक्रिया है। इस बात को ध्यान रखेंगे। सांस लेना जो है वो एक भौतिक क्रिया है। भौतिक क्रिया है। तो ब्रीदिंग गैसों का आदान प्रदान, यहाँ पर देखिए नाइट्रोजन था, नाइट्रोजन उतना ही निकला, ऑक्सीजन ऑक्सीजन निकला, कार्बन डाइऑक्साइड, तो आदान प्रदान हो रहा है, इसी को हम कहते हैं ब्रीदिंग है। आइए अब समझते हैं कि ये ब्रीदिंग की क्रिया होती किसकी सहायता से है। तो अधिक हमारे बच्चे समझेंगे कि ब्रीदिंग जो है वो फेफड़ा का काम है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन आप समझो जरा, फेफड़ा जो है एक टंकी की तरह कार्य करता है हमारे शरीर में। ये फेफड़ा जो है टंकी है। जैसे आप अपने घर पर, घर के छत पर आपने एक पानी को स्टोर करने के लिए आपने एक टंकी बैठा कर रखे हो। आप अपने घर के छत पर एक टंकी बना के रखे हो या लगा कर रखे हो, ताकि उसमें पानी को इकट्ठा करके रख सको। इसी तरीका से हमारे शरीर में भी एक टंकी है और वो टंकी है फेफड़ा। टंकी कौन सा है? फेफड़ा है। इस फेफड़े में गैस आकर स्टोर होते हैं। गैस आकर क्या होते हैं? स्टोर होते हैं। और ये गैस स्टोर होकर धीरे धीरे इसका यूटिलाइज होता है। धीरे धीरे यूटिलाइज, यानी ये जो लंग्स है ये स्टोरेज का काम करता है, यानी गैसों को स्टोर करता है। तो बस ध्यान रखेंगे कि ब्रीदिंग जो है हम लोग फेफड़ा में, यानी सांस लेते हैं फेफड़ा के माध्यम से और सांस छोड़ते हुए फेफड़ा के माध्यम, लेकिन इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायफ्राम। महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है डायफ्राम। यहाँ पर डायफ्राम होते हैं, रिब्स केज के पास डायफ्राम होता है। यही डायफ्राम जब नीचे जाता है, जब डायफ्राम नीचे जाता है तो सांस यानी गैस अंदर प्रवेश करता है, और जब ये डायफ्राम ऊपर आता है तो गैस बाहर निकलते हैं। यानी कि सांस लेने और सांस छोड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका किसका है? डायफ्राम का है। अगर डायफ्राम नहीं होगा, डायफ्राम अगर ऊपर नीचे नहीं होगा तो गैसों का प्रवेश और निष्कासन नहीं होंगे, क्योंकि ये इसको फैलने के लिए इस डायफ्राम को नीचे आना पड़ेगा और इसे सिकुड़ने के लिए डायफ्राम को ऊपर जाना पड़ेगा। तो डायफ्राम हमारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सांस लेने और सांस छोड़ने में। और ये फेफड़ा जो है हमारा एक तरह का चेंबर है, गैस का चेंबर है। अब देखें, जब हम सांस लेते हैं, जब हम सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा फूलता है। हमारा फेफड़ा फूलता है। जैसे गुब्बारा में अगर आप हवा भरेंगे तो गुब्बारा क्या होगा? फैलेगा। किधर? बाहर की ओर। किधर फैलेगा? बाहर की ओर। तो ये भी एक प्रकार का गुब्बारा ही है, टंकी ही है।
तो जब इसमें सांस प्रवेश करेगा यानी गैस प्रवेश करेगा तो ये चेंबर जो है ये बाहर की ओर फैलेगा। तो ये देखो ये किधर की ओर भाग रहा है, बाहर की ओर भाग रहा है, बाहर की ओर भाग रहा है। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो क्या होगा, सिकुड़ेगा। तो सिकुड़ेगा तो ये अंदर की ओर जाएगा। तो देखो अंदर, यानी सांस लेने पर हमारा फेफड़ा बाहर की ओर फूलता है और जब सांस छोड़ते हैं तो ये अंदर की ओर सिकुड़ता है। तो इसी की वजह से हमारा ब्रीदिंग की क्रिया भी होती है। ये कहाँ पर स्थित होता है, तो रिब्स केज में। फेफड़ा जो है कहाँ पर स्थित होता है, रिब्स केज में। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर क्या सभी जो है जीवधारी वो सभी के सभी फेफड़ा से ये सांस लेते सांस छोड़ते हैं? नहीं मेरे भाई, सभी जीव में फेफड़ा नहीं है। सभी जीव में फेफड़ा नहीं होता है। जैसे कीट में फेफड़ा नहीं होता है, मछली में फेफड़ा नहीं होता है, रेप्टाइल्स में फेफड़ा नहीं होता है। तो ध्यान रखेंगे इसको, हम आगे इसके और भी चीजों को स्पष्ट करेंगे। फिलहाल के लिए इतना आप समझ जाए। ये देखिए रिब्स केज है और इसी रिब्स केज में ये बीच में जो आपको रेड कलर का दिख रहा यही है फेफड़ा। तो रिब्स केज में फंसा होता है फेफड़ा। ये सारी चीज हम बता देंगे। अब आते हैं रेस्पिरेशन यानी श्वसन। हमने श्वसन का सबसे पहला जो भाग था जिसको हम कहें ब्रीदिंग, उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड क्या होता है, देख सांस लेना और सांस छोड़ना ये इनकम्प्लीट चीजें हैं। श्वसन की परिभाषा में ये इनकम्प्लीट चीजें हैं। श्वसन बस इतना बात ध्यान रखेंगे कि ब्रीदिंग की जो क्रिया होती है, ये ब्रीदिंग की जो क्रिया होती है ये फेफड़ा में संपन्न होता है। ये कहाँ पर होता है, फेफड़ा में। लेकिन अगर हम रेस्पिरेशन की क्रिया की बात करें तो रेस्पिरेशन ये हमारा कोशिका में होता है। किसमें होता है, कोशिका में होता है। तो अब इसको समझने के लिए थोड़ी सी बात को हमें अच्छे ढंग से समझना होगा। चल देखो होता क्या है। आपको पता है कि हमारा शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर बना है। तो अंततः तो सारे के सारे चीज कोशिकाओं से ही होंगे कार्य। हमारे वायुमंडल से वायुमंडल से हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। हम अपने वायुमंडल से ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। ये ऑक्सीजन जो है पहुंचता है फेफड़ा के पास। ऑक्सीजन पहुंचता है फेफड़ा के पास और ये फेफड़ा के पास पहुंचता है ब्लड। फेफड़ा के पास पहुंचता है ब्लड, यानी फेफड़ा के पास ब्लड भी आया और ऑक्सीजन भी आया। ब्लड भी आया और ऑक्सीजन भी आया। तो ये ब्लड रहा और साथ ही साथ ऑक्सीजन भी रहा। फेफड़ा के पास ये दोनों चीज पहुंचे। अब ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं ये पहुंचेगा कहां पर, तो ये दोनों के दोनों चीजें पहुंचेंगे हृदय के पास। हृदय के पास पहुंचेगा, हमारे हार्ट के पास पहुंचेगा और ये हार्ट जो है इसको पंप कर देगा शरीर की कोशिकाओं के पास। शरीर की कोशिकाओं के पास। शरीर की कोशिकाओं के पास। अब जरा ध्यान से आप समझे कि इस कोशिका के पास क्या मौजूद था। इस कोशिका के पास था फूड। क्या मौजूद थे, फूड। अब इस फूड के साथ आकर ऑक्सीजन चिपक जाएगा। ऑक्सीजन क्या होगा, चिपक जाएगा और फिर कोशिका में यहाँ पर इसका ब्रेक डाउन होगा, यानी फूड का ब्रेक डाउन होगा। यानी ये फूड को अब के ये जो क्या था, फूड हमारा क्या था, ईंधन था।
इस ईंधन को क्या मिल गया? ऑक्सीजन। तो ईंधन में आग लगेगा, ईंधन में आग लगेगा और ईंधन में जब आग लगेंगे तो किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। तो यहाँ पर हमें अब क्या देखने को मिला? ऊर्जा का निर्माण हमें देखने को मिला। यानी यही जो प्रोसेस है हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन की क्रिया। यही प्रोसेस हमारा क्या कहलाता है? रेस्पिरेशन की क्रिया। कि हम लोग साँस लेते हैं, साँस लेते हैं तो यहाँ तक मेरे भाई क्या हो रहा था? यहाँ तक अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे जो थे, ये सारे के सारे जो चीज़ें थी, ये क्या कर रहा था? तो आप कहेंगे कि ये ब्रीदिंग का कार्य हो रहा था। ये ब्रीदिंग हो रहा था और ब्रीदिंग के बाद, ब्रीदिंग के साथ-साथ हमें क्या हुआ? ऊर्जा बना। क्या बना? ऊर्जा। तो इसी को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं? रेस्पिरेशन कहते हैं, यानी श्वसन कहते हैं। यानी पहले सांस लो और सांस लेके ऑक्सीजन को छांटो और ऑक्सीजन से फिर क्या कर लो? ऊर्जा का निर्माण कर लो, यानी फूड का ब्रेकडाउन कर लो। तो यही हमारा कहलाता है रेस्पिरेशन। यही चीजें कहलाता है रेस्पिरेशन। तो अब इसे थोड़ा सा और भी अच्छे ढंग से समझते हैं। हमने वायुमंडल से लिया ऑक्सीजन, हमने वायुमंडल से ग्रहण किया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन गया हमारे फेफड़ा के पास। अब हमारे शरीर से ब्लड पहुंचता है फेफड़े के पास, ब्लड पहुंचता है फेफड़े के पास। अब ये फेफड़ा ब्लड में ऑक्सीजन के अणु को मिक्स कर देगा, ऑक्सीजन के अणु को मिक्स कर देगा। अब ये ऑक्सीजन वाली जो ब्लड है, यानी ऑक्सीजन सहित जो ब्लड है, जिसमें जिस ब्लड में ऑक्सीजन मिक्स हो गया, अब वो ब्लड जाएगा हृदय के पास। ब्लड कहाँ जाएगा? हृदय के पास। हृदय क्या करेगा? इसको पंप करेगा और पंप करके इसको भेजेगा शरीर के सभी ऑर्गन के पास, शरीर के सभी ऑर्गन्स के पास भेजेगा, सभी अंगों के पास भेजेगा और सभी अंगों के पास जाएगा, यानी सभी कोशिकाओं के पास पहुंचेगा। और कोशिका के पास मौजूद था क्या? फूड मौजूद था, क्योंकि हमने पाचन की क्रिया की थी, हमने भोजन को पचाया था, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में कन्वर्ट किया था। तो ये फूड में अब क्या हो गया? ऑक्सीजन आकर मिल गए, ऑक्सीजन आकर मिल गया और ऑक्सीजन आकर जब मिला तो इसमें ऑक्सीडेशन की क्रिया हुई, यानी ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ और अंततः हमें ऊर्जा की प्राप्ति हुई। जब ऊर्जा मिला तो हमारा शरीर भी चलने लगा। बात क्लियर है? तो यही सारी प्रोसेस जो है हमारा रेस्पिरेशन कहलाता है, यानी श्वसन की क्रिया कहलाता है। उम्मीद करते हैं कि ये बातें आप समझ गए होंगे। उम्मीद करते हैं कि ये बात को आप अच्छे ढंग से समझ गए होंगे कि वायुमंडल से एक बार फिर से समझते हैं, ठीक है? वायुमंडल से हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन क्या होता है? फूड का ब्रेकडाउन करता है, यानी जो सिंपल फूड है, सिंपल फूड का क्या होता है? ब्रेकडाउन होता है। कहाँ पर? कोशिकाओं के पास, कोशिकाओं में। और ब्रेकडाउन होने के बाद ऊर्जा का निर्माण होता है, ऊर्जा का निर्माण होता है तो ये संपूर्ण क्रिया हमारा श्वसन कहलाता है। बात क्लियर है? तो ये हमारा पूरा का पूरा रेस्पिरेशन था। तो आइए अब समझते हैं यहाँ पर जो दिया गया है कि श्वसन वह प्रक्रिया है, श्वसन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवित जीव ऑक्सीजन की उपस्थिति में, किसकी उपस्थिति में? ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति, ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति। हालांकि ये बात आपको आगे चल के समझ में आएगा कि ऑक्सीजन रहते हैं तो भी ऊर्जा का निर्माण होता है, नहीं होता है तो भी निर्माण होता है, लेकिन सबसे ज्यादा निर्माण होगा जब ऑक्सीजन होंगे तब। और कम ऊर्जा का निर्माण, यानी न के बराबर ऊर्जा का निर्माण होता है जब ऑक्सीजन मौजूद नहीं होता है। तो कह रहा है कि ऑक्सीजन की उपस्थिति या अनुपस्थिति में भोजन के अणुओं को, जैसे कि ग्लूकोज, किस रूप में भोजन हमारा किस रूप में बन गया था? ग्लूकोज बन गया था। तो ग्लूकोज को तोड़कर ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। क्या किया जाता है? ऊर्जा प्राप्त किया जाता है। इस प्रक्रिया से ऊर्जा कार्बन डाइऑक्साइड, क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल और अन्य उत्पाद निकलते हैं जो अंततः कोशिकाओं को कार्य करने के लिए सक्षम बनाती हैं।
कोशिकाओं को कार्य करने के लिए सक्षम बनाती है, तो यही हमारा श्वसन कहलाता है, रेस्पिरेशन की क्रिया कहलाती है। तो अब और भी हम बेहतर ढंग से इसको समझेंगे रेस्पिरेशन की चीजों को। आइए, अच्छे ढंग से समझिएगा मेरे भाई। अब हम आपको कोशिका के अंदर लेकर चलते हैं कि कोशिका में कैसे रेस्पिरेशन की क्रिया होती है। सबसे पहले हम एक कोशिका बना लेते हैं। चलिए, ये है कोशिका, ये है कोशिका। इस कोशिका में हम भर देते हैं इसके कुछ जो कोशिकांग होते हैं, उस चीजों को भर देते हैं। कोशिका में बहुत सारे पदार्थ मौजूद होते हैं, तो उस पदार्थ को हम यहाँ पर भर दे रहे हैं। बीच में क्या होता है, तो बीच में न्यूक्लियस होता है। बीच में यहाँ पर न्यूक्लियस होता है, हम यहाँ न्यूक्लियस बना देते हैं, आप समझ जाएंगे कि ये न्यूक्लियस है। अब ध्यान दें अच्छे ढंग से, ये जो व्हाइट व्हाइट है आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। इसे हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। कोशिका द्रव यहां पर मौजूद होता है। हालांकि माइटोकॉन्ड्रिया बहुत सारे होते हैं, तो हम बना भी देते हैं। ये है माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हम कहते हैं सूत्र कणिका। सूत्र कणिका या माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया देखिए, हमने सांस लिया, हमने सांस लिया। जब हमने सांस लिया तो हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रवेश किया, हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रवेश किया। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचेगा, तो ये ऑक्सीजन पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास। और पहले से इस साइटोप्लाज्म में फूड पहुंचा रहता है। साइटोप्लाज्म में मौजूद है फूड। क्या मौजूद है, फूड। और फूड के रूप में भी क्या मौजूद है, तो आप कहेंगे ग्लूकोज। देखो यहां पर हम बना रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि यहां पर ग्लूकोज मौजूद है। यहां पर ग्लूकोज, और ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहेंगे C6H12O6, यानी 6 कार्बन वाला एक अणु तैयार है, जिसे हम कहते हैं ग्लूकोज। यानी जो हमारा पचा हुआ भोजन था वो ग्लूकोज के रूप में आकर साइटोप्लाज्म में स्टोर रहता है। साइटोप्लाज्म में क्या रहता है, स्टोर रहता है। अब इस साइटोप्लाज्म में इस ग्लूकोज टूटता है। इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज टूटता है। हमने बहुत सारे चीजों को तोड़ा। जब हम पाचन तंत्र पढ़ रहे थे, तो पाचन तंत्र में भोजन का अंतिम पाचन कहाँ पर हुआ था, छोटी आंत में हुआ था। यानी छोटी आंत में ग्लूकोज बन गया था। यानी जो हमारे भोजन थे वो छोटी आंत में किस रूप में था, ग्लूकोज के रूप में बन गया था। लेकिन
ये ग्लूकोज जो है ब्लड के साथ मिक्स होकर पहुंचता कहां पर है? कोशिकाओं के पास पहुंचता है। अब ये कोशिकाओं के पास पहुंचा तो इस ग्लूकोज का भी ब्रेक डाउन किया जाता है। इस साइटोप्लाज्म के द्वारा ये ग्लूकोज को भी तोड़े जाते हैं। यानी इस कोशिका द्रव में ये ग्लूकोज जो है और भी टूटता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, ग्लाइको का अर्थ होता है ग्लूकोज, और लिसिस का अर्थ होता है टूटना। लिसिस का अर्थ होता है टूटना। यानी कि ये ग्लूकोज जो है, इस ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है। ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको का अर्थ ग्लूकोज और लाइसिस का अर्थ है तोड़ना। यानी इस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, जिसे हम कहते हैं ग्लाइकोलिसिस या ग्लाइकोलाइसिस। और ये ग्लाइकोलाइसिस जो है पाइरुवेट में दो पाइरुवेट में टूट जाता है। दो पाइरुवेट कहिए या पाइरुविक अम्ल कहिए, पाइरुविक अम्ल कह दीजिए, ये दोनों बातें समान है। ये दोनों बातें समान हैं। यानी कि जो हमारा पचा हुआ भोजन ग्लूकोज के रूप में था, उस ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ साइटोप्लाज्म में, और साइटोप्लाज्म में ब्रेकडाउन होकर ये दो पाइरुवेट का अणु बना। अब ये दो पाइरुवेट का जो अणु है, एक पाइरुवेट में ध्यान रखेंगे कि एक जो पाइरुवेट होता है, एक पाइरुवेट जो होता है उसमें 3 कार्बन होते हैं। 3 कार्बन मौजूद होता है। यानी 3 कार्बन मिलकर एक पाइरुवेट का निर्माण करता है। हमारे पास कितने ग्लूकोज थे? हमारे पास 6 कार्बन वाला ग्लूकोज था। ये एक अणु है, ग्लूकोज का एक अणु है, एक अणु ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज के एक अणु में कार्बन की 6 एटम्स होते हैं, कार्बन के 6 परमाणु मौजूद होते हैं। अब ये 6 परमाणु ब्रेक डाउन हुआ और टूटकर दो पाइरुवेट में, यानी कि एक पाइरुवेट में 3 कार्बन के परमाणु मौजूद होते हैं। तो टोटल 6 कार्बन के परमाणु मौजूद था। ग्लूकोज में कितने कार्बन के परमाणु मौजूद थे? 6 मौजूद थे। तो ये 3 इधर, एक में, तो 2 में कितने? 6। यानी कि यहाँ पर आकर कितने पाइरुवेट बन जाता है? यानी ये ग्लूकोज जो है यहाँ पर किस में बन गया? तो आप कहेंगे कि 2 पाइरुवेट में बन गया। यहाँ पर अब हम बनाते हैं 2 पाइरुवेट। यानी यहाँ पर 2 पाइरुवेट का निर्माण हुआ है। अब ये 2 पाइरुवेट जो है, ये पहुंचेगा कहाँ पर? तो पहुंचेगा माइटोकॉन्ड्रिया के पास। कहाँ पहुंचेगा? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचेगा। और माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचकर माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचकर यहाँ पर क्रेब्स साइकिल चलेंगे। एक साइकिल चलेगा क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल चलकर यहाँ पर ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? ऊर्जा का निर्माण होगा। और ऊर्जा के साथ साथ और सारे प्रोडक्ट भी बनेंगे। तो इसी संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। इसी संपूर्ण क्रिया को हम कहते हैं रेस्पिरेशन। क्या ये बात क्लियर हुआ? तो अब हम यहां से एक बात कह सकते हैं, ठीक है, कि ऑक्सीजन, सांस हमने लिया, ऑक्सीजन ग्रहण किए, ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा अंत में? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हमने जो भोजन को पचाया था, वो भोजन ग्लूकोज के रूप में थे। अब वो ग्लूकोज
ब्लड के साथ घुलकर पहुंचेगा वो कोशिका के पास। कोशिका में कहाँ? साइटोप्लाज्म के पास। और इस साइटोप्लाज्म में ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा, यानी ग्लूकोज टूटेंगे और एक ग्लूकोज के अणु टूटकर दो पाइरुवेट के अणु बनेंगे। कितने अणु बनेंगे? दो पाइरुवेट के अणु बनेंगे। और फिर ये दो पाइरुवेट अणु जो है कहाँ जाएगा? तो माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा और माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाकर अंततः ऊर्जा का निर्माण होगा। अब कितने ऊर्जा का निर्माण होगा वो हम अब समझेंगे। ठीक है, तो यहां से हम अगर एक फॉर्मूला की तरह देखें, अगर हम यहाँ पर एक फॉर्मूला की तरह देखें तो हम क्या कह सकते हैं कि हम फूड खा रहे थे। हम क्या कर रहे थे? फूड को खा रहे थे। अच्छा, हमने फूड खाया और ये फूड क्या है? तो आप कहेंगे ग्लूकोज। ये फूड क्या है? ग्लूकोज। ये फूड जो है किसके साथ रिएक्शन करेगा? ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन के साथ क्या करेगा? रिएक्ट करेगा। रिएक्ट करेगा तो ये ऑक्सीजन जो है क्या करेगा? इसका ऑक्सीडाइज करेगा, ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये ग्लूकोज से ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएंगे? तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनाएगा? तो जल बनाएगा। जल बना। और क्या बनाएगा? तो और ऊर्जा बनाएगा। और क्या बनाएगा? ऊर्जा बनाएगा। यानी कि जब हम फूड को ग्रहण करते हैं तो वो फूड पचता है और पचकर कोशिकाओं के पास पहुंचता है। ऑक्सीजन जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन जाता है कोशिका के पास और ये दोनों, फूड और ऑक्सीजन दोनों मिलकर क्या निर्माण करते हैं? बाई प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। एक बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, एक बनता है जल और हमें अंततः ऊर्जा की प्राप्ति होती है। अंततः हमें क्या होता है? ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ये हमारा क्या है? तो आप इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन, क्योंकि ये सारी की सारी क्रिया कहाँ पर होती है? कोशिका में संपन्न होती है। इस वजह से हम इसे कहते हैं कोशिकीय श्वसन। अब यही चीज अगर हम बात करें तो आपको प्रकाश संश्लेषण ध्यान में होना चाहिए। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो है आपको ध्यान में होना चाहिए कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने क्या पढ़ा था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हमने पढ़ा कि वायुमंडल से हम लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को, और क्या लेते हैं वायुमंडल से? हम लेते हैं जल। इनको क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, तो हम सन एनर्जी देते हैं इसे। क्लोरोफिल होता है क्लोरोफिल के पास। कहाँ पर? क्लोरोफिल के पास। ये कहाँ पर? तो कोशिका के पास। अब ये मिलकर क्या बनाता है? तो C6H12O6 बनाता है। और क्या बनाते हैं? तो ऑक्सीजन के अणु। और क्या बनाते हैं? तो जल वाष्प बनाते हैं। इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने से अब ये देखो, ये ग्लूकोज था। ये क्या था? ग्लूकोज था। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड और जल लिए जाते हैं और उसको संश्लेषित कर कर किसका निर्माण होता है? ग्लूकोज का। लेकिन यहां पर अगर श्वसन की क्रिया में देखा जाए, श्वसन की क्रिया में अगर देखें तो हम फूड को ऑक्सीजन के साथ मिक्स करते हैं और ये कार्बन डाइऑक्साइड और जल बाहर निकलता है बाई प्रोडक्ट के रूप में। तो क्या ये एक दूसरे के अपोजिट आपको नहीं लगते हैं? क्या ये एक दूसरे के अपोजिट नहीं लगते हैं कि फूड इधर बना है, यहाँ फूड का ब्रेकडाउन हुआ है, या फूड का निर्माण हुआ है, यहाँ फूड का ब्रेकडाउन हुआ है?
यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड टूटकर अलग हुआ है और यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड और जल जुड़ा है। इस वजह से हम कहते हैं कि श्वसन की क्रिया एवं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया एक दूसरे के अपोजिट हैं। एक दूसरे के क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। और इस इक्वेशन से हमने समझा, इस इक्वेशन से हमने ये बात भी क्लियर कर लिया। तो आइए अब और भी हम बेहतर ढंग से समझते हैं इसी चीज को, क्योंकि ये ऊपर और ओवरऑल आपने ये समझा है, अब इसकी और भी हम अच्छे ढंग से समझते हैं। अब इसको हम ऊर्जा का निर्माण होता है तो कितने ऊर्जा का निर्माण होता है, ये सारे चीज को अब पढ़ते हैं। देखिए, अब यहाँ से हम समझते हैं कि रेस्पिरेशन जो होता है, श्वसन जो होता है, ये श्वसन की क्रिया भी दो तरीका के होते हैं। श्वसन भी दो तरह का होता है। एक होता है वायवीय, एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन। एक को कहते हैं वायवीय श्वसन और एक को कहते हैं अवायवीय श्वसन। ठीक है, ये वायवीय श्वसन कब होता है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऊर्जा का जो निर्माण होता है तो हम उसे कहते हैं वायवीय श्वसन। और अवायवीय श्वसन का अर्थ होता है कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अगर ऊर्जा का निर्माण हो रहा है तो हम उसे कहते हैं अवायवीय श्वसन। तो अब एक एक करके हम पढ़ते हैं वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। हालांकि वायवीय श्वसन को आपने पढ़ लिया। देखिए, ये है कोशिका, ये है कोशिका। इस कोशिका में क्या मौजूद है? कोशिका द्रव मौजूद है। इस कोशिका में कोशिका द्रव मौजूद है और इसी कोशिका के पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। इसी कोशिका के पास मौजूद है माइटोकॉन्ड्रिया। हमने क्या किया, यहां पर क्या है तो देखो, सबसे पहले हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज जिसे हम कहते हैं C6H12O6 कहते हैं, इसका क्या हुआ है तो आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ। ग्लाइकोलाइसिस होने पर क्या हुआ? दो पायरुवेट बना। क्या बना है? दो पायरुवेट के अणु बनते हैं और ये दो पायरुवेट का अणु जो है ये कहाँ पर जाएगा तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास जाएगा। और इधर से ऑक्सीजन कहाँ पहुंचा है? माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा है। तो इस पायरुवेट का भी विखंडन होता है। इस पायरुवेट का भी क्या होता है? इसके साथ ऑक्सीजन चिपक जाता है और ऑक्सीजन चिपक कर ऊर्जा का निर्माण करता है। ये बातें आपने पढ़ा। अब इसे कैसे हम एक सीक्वेंस में लिखते हैं, इस बात को देखें कि ग्लूकोज था, ये ग्लूकोज था। ग्लूकोज का क्या हुआ है तो आप कहेंगे ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। ग्लूकोज का क्या हुआ? ग्लाइकोलाइसिस। ये ग्लाइकोलाइसिस हुआ कहाँ पर है तो आप कहेंगे कि ये ग्लाइकोलाइसिस जो है हुआ है हमारा कोशिका द्रव में। कोशिका द्रव में, यानी कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है। और जब ग्लाइकोलाइसिस की क्रिया संपन्न होती है तो ये ग्लूकोज दो पायरुवेट में टूटता है। किसमें टूटा? दो पायरुवेट में टूट गया। दो पायरुवेट में टूटा। अब ये दो पायरुवेट के साथ आकर ऑक्सीजन मिलता है।
इसके साथ आकर कौन मिलेगा? तो आप कहेंगे कि ऑक्सीजन के अणु आकर मिलते हैं। ऑक्सीजन के अणु आकर मिलते हैं। कहाँ पर? तो आप कहेंगे कि ये माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास। माइटोकॉन्ड्रिया के पास आकर ऑक्सीजन मिलता है और इसका क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। तो हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि अब जो क्रिया हुआ, क्या हुआ? तो ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ। और जब ऑक्सीकरण की क्रिया हुआ तो अब ये दो पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिलकर किसका निर्माण करेगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करेगा। CO2 का निर्माण करेगा। और किसका निर्माण करेगा? तो और निर्माण करेगा जल का। तो जल का निर्माण हो गया। और किसका निर्माण करेगा? तो और निर्माण करेगा ऊर्जा का। किसका? ऊर्जा का। और ऊर्जा कितना मिलेगा? तो ध्यान रखेंगे कि ऊर्जा जो मिलते हैं हमें 38 ATP के रूप में मिलता है। यानी कि जब ये पूरी क्रिया, पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होता है कोशिका द्रव में, तो दो पाइरुवेट बनते हैं और दो पाइरुवेट ऑक्सीजन के साथ मिक्स होता है माइटोकॉन्ड्रिया के पास। तो ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और ऑक्सीकरण की क्रिया होने के तत्पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है और हमें कितना ऊर्जा मिलते हैं? 38 ATP मिलते हैं। यानी कि एक ग्लूकोज अणु के टूटने से, एक अणु ग्लूकोज के टूटने से हमें कितनी ऊर्जा मिली? तो आप कहेंगे कि सर 38 ATP हमें ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ पर दो प्रकार की क्रिया हमें दिखाई दिया। माइटोकॉन्ड्रिया में हमें ऑक्सीकरण का, या इसी को हम कहते हैं क्रेब्स साइकिल, क्रेब्स चक्र भी आप कह सकते हैं। क्रेब्स चक्र, क्रेब्स चक्र यहाँ पर चलता है। यहाँ पर क्रेब्स चक्र चलते हैं और क्रेब्स चक्र चलते हैं, चलने के कारण ऑक्सीकरण की क्रिया होती है और तब जाकर हमें ऊर्जा मिलता है। तो यहाँ जो कार्बन डाइऑक्साइड और जल, अब याद करो कि हमने सांस लिया था 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जो ये सारी क्रियाएं हुए तो हमें एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं। तो वही कार्बन डाइऑक्साइड बढ़कर कितना हो गया? लगभग 4.5% हो जाते हैं। तो ये क्या होता है? तो इसको शरीर से बाहर निकालना होता है। जल का निर्माण हुआ तो जितना हमें चाहिए उतना रहते हैं, बाकी पसीना के माध्यम से बाहर निकल जाता है। तो ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है। तो यही क्रिया जो कहलाया हमारा वायवीय श्वसन कहलाया। ये क्या है? वायवीय श्वसन है। उम्मीद करते हैं कि अब ये बातें आपको समझ में आ गया होगा कि वायवीय श्वसन की क्रिया में हमें 38 ATP ऊर्जा मिलते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और साथ ही साथ जल का निर्माण होता है। वायवीय श्वसन में एक अणु के ग्लूकोज टूटने से कितने एटीपी का निर्माण हुआ? 38 एटीपी का। और कैसे हुआ? ये सारी चीजें हमने यहाँ पर बता दिया। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चल आगे बढ़ जाते हैं। अब आते हैं अवायवीय श्वसन में। अब आते हैं अवायवीय श्वसन में। अवायवीय श्वसन में भी वही चीज है, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चीजें आपको ध्यान रखना है। देखिए अवायवीय श्वसन होता कब है? देखिए अवायवीय श्वसन छोटे जीव में जैसे कि कीट मकोड़े में हो जाते हैं, ईस्ट में भी हो जाता है, कभी कभी हमारे शरीर में भी अवायवीय श्वसन देखने को मिलते हैं। वो कब होता है? जब हम अधिक देर तक दौड़ लेते हैं या बहुत अधिक काम करते हैं तो हमें थकान महसूस होता है। तब हमें थकान महसूस होता है। वही कारण क्या है कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन की क्रिया हुई है। कौन सी क्रिया हुई है? अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। देखो जब हम तेजी से दौड़ते हैं या लंबे समय के लिए हम दौड़ते हैं तो हमारे शरीर में ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है।
हमारे शरीर को ऊर्जा की अधिक आवश्यकता पड़ती है। लेकिन होता क्या है कि हमने तो भोजन करके रखा है, भोजन को हमने तो करके रखा है, हमारे शरीर में ग्लूकोज मौजूद है, लेकिन मेरे भाई हमारी कोशिकाओं को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता, पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है जिससे वो तेजी से ऊर्जा का निर्माण कर पाए। यानी कि अवायवीय श्वसन की क्रिया जो होता है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति कहने का अर्थ है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है। यानी जितना ऑक्सीजन चाहिए उतना ऑक्सीजन नहीं मिलता है, तब जाकर हमारी कोशिकाओं में अवायवीय श्वसन की घटना घटती है। यानी जिस रफ्तार से हम दौड़ रहे हैं उस रफ्तार से हमारे शरीर को ऊर्जा भी चाहिए, तो उस रफ्तार से हमारे शरीर में ऊर्जा बनने भी चाहिए। तो शरीर में ऊर्जा उस रफ्तार से बनने के लिए हमें उस रफ्तार से ऑक्सीजन की आपूर्ति भी चाहिए। ऑक्सीजन की क्या चाहिए? आपूर्ति भी चाहिए। लेकिन होता क्या है, ऑक्सीजन की आपूर्ति पर्याप्त नहीं होता। हम लंबे-लंबे साँस तो लेते हैं, हम तेज़ी से साँस तो लेते हैं, लेकिन वो साँस हमारे लिए, कोशिकाओं के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं दे पाता है। इस वजह से अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है। तो अवायवीय श्वसन की अगर हम बात करें तो देखें, एक अणु जो ग्लूकोज था, एक अणु ग्लूकोज जो था, इसका क्या हुआ है? तो आप कहेंगे कि इसका ग्लाइकोलाइसिस हुआ है। और ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पर हुआ है? तो आप कहेंगे कि कोशिका द्रव में, कोशिका द्रव में हुआ है। अब ये एक अणु ग्लूकोज टूटकर दो पाइरुवेट में बदल जाएगा, दो पाइरुवेट में बदलेगा। लेकिन अब ये दो पाइरुवेट जो है, अब इसका ब्रेक डाउन होगा, लेकिन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। यानी अब जो होगा, ऑक्सीजन मौजूद नहीं होंगे, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ऑक्सीजन की कम मात्रा में। ठीक है, कहाँ पर होगा? तो ये भी ध्यान रखेंगे कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ये कहाँ पर होगा? तो आप कहेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। हालांकि ये सारे चीज आपको समझा दिए, अब उतना हम लिखने नहीं जाएंगे। आइए, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा तो ये दो पाइरुवेट जो है क्या बनाएंगे? तो दो लैक्टिक अम्ल बनाएगा, दो लैक्टिक अम्ल के अणु बनाएगा। और क्या बनाएगा? तो और ध्यान रखेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। और क्या बनेंगे? तो और इथाइल अल्कोहल बनेगा, इथाइल एल्कोहल बनेगा। इतनी सारी चीजें बनेगी और साथ ही साथ क्या बनेगा? तो दो एटीपी ऊर्जा बनेगा, दो एटीपी ऊर्जा का निर्माण होगा। तो जब अवायवीय श्वसन की क्रिया होती है तो इसमें दो पाइरुवेट टूटकर या एक अणु ग्लूकोज टूटकर कितने एटीपी का निर्माण करते हैं? दो एटीपी का निर्माण करते हैं। साथ ही साथ इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस की निर्माण होता है और लैक्टिक अम्ल का निर्माण होता है। और यही लैक्टिक अम्ल जो है हमारी मांसपेशियों में जाकर इकट्ठा होती है। लैक्टिक अम्ल जो है हमारे मांसपेशियों में जाकर इकट्ठा होता है। और यही लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाने के कारण, यही लैक्टिक अम्ल की मात्रा बढ़ने के कारण हमें थकान महसूस होता है। क्या महसूस होता है? थकान महसूस होता है। तो क्या ये इतनी बातें आपको क्लियर है? क्या इतनी बातें आपको क्लियर है? बोले मेरे भाई।
चल आगे बढ़ जाए। यहाँ पर इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला भी आप ध्यान रखेंगे, इसको हम C2H5OH भी कहते हैं, इथाइल अल्कोहल का ध्यान रखेंगे। अच्छा, दो पाइरुवेट जो होता है ये ध्यान रखें कहाँ पर टूटते हैं, तो मसल्स में, मांसपेशियों में आप कह सकते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर मांसपेशियों में जो दर्द है, मांसपेशियों में जो थकान महसूस होता है वो किसके कारण है, तो लैक्टिक अम्ल के जमा होने पर। ये लैक्टिक अम्ल जो है, लैक्टिक अम्ल के कारण ही हमारे मांसपेशियों में दर्द भी होता है। अधिक लैक्टिक अम्ल जब हमारे शरीर में बनेंगे तो हमारे मांसपेशियों में दर्द होगा, क्रैम्प उसे कहते हैं। यहाँ पर ये सारी चीज आपको ध्यान में होगा, यहाँ पर थोड़ा सा बैलेंस कर लीजिए 6 लगाकर, बाकी कुछ है नहीं यहाँ पर। अब यही क्रिया होता है इष्ट के साथ, यही क्रिया होता है इष्ट के साथ। इष्ट क्या करता है तो ध्यान रखेंगे, इष्ट जो है, इष्ट में यही अवायवीय श्वसन होता है। क्या होता है, अवायवीय श्वसन होते हैं, और अवायवीय श्वसन होने के कारण इसी को हम कहते हैं कि फर्मेंटेशन हो रहा है, इसी को हम कहते हैं कि किण्वन की क्रिया हो रही है। और जब किण्वन की क्रिया होती है तो यही हमारा CO2 का निर्माण होता है और इथाइल अल्कोहल का निर्माण होता है। अब ये इष्ट होता कहाँ पर है, इसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, तो ब्रेड बनाते हैं ना, तो ब्रेड को स्पंजी बनाने के लिए, ब्रेड को स्पंजी और भी ज़्यादा फूलने के लिए हम ईस्ट का प्रयोग करते हैं। जब आटे गूँथते हैं यानी मैदा को गूँथते हैं तो उसमें हम लोग ईस्ट डाल देते हैं, ताकि ईस्ट क्या करेगा, उसको अच्छी तरीक़ा से डिकम्पोज़ करेगा, और डिकम्पोज़ करके उसमें कार्बन डाइऑक्साइड यानी किण्वन की क्रिया करेगा और कार्बन डाइऑक्साइड उसमें गैस उत्पन्न करेगा। तब जाकर वो, जब हम उसे छानते हैं, जब उससे पकौड़े वग़ैरह बनाते हैं, तो होता क्या है, ये इथाइल अल्कोहल हवा में उड़ जाता है और हमारे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा के कारण हमारा जो प्रोडक्ट होता है वो फूल जाते हैं। क्या होता है, फूल जाते हैं। जलेबी में भी ईस्ट का प्रयोग हम लोग करते हैं। तो ये हमारा आज का जो क्लास था, इसमें ब्रीदिंग के बारे में हमें समझाने थे आपको, और रेस्पिरेशन के बारे में समझाना था कि दो अलग अलग चीज़ें होती है, ब्रीदिंग अलग चीज़ है और रेस्पिरेशन अलग चीज़ है। ब्रीदिंग फेफड़ा में होता है और रेस्पिरेशन कोशिका में होता है, इस वजह से हम रेस्पिरेशन को सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। हमें ये इस बात को भी समझाना था कि जो रेस्पिरेशन होता है वो अपोजिट होता है फोटोसिंथेसिस का, जो हमने सभी चीज़ों को समझाया। अब वायवीय श्वसन क्या होते हैं, वायवीय श्वसन क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने समझाया। ये है वायवीय श्वसन। वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा मिलते हैं और अवायवीय श्वसन में हमारा 2 एटीपी ऊर्जा मिलता है। ये हमने डिफरेंस बताया था, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है। ये कोशिका में कैसी क्रियाएं होती, क्या क्या, ये सारी चीज़ हमने समझाया। ये हमने एक डायग्राम के माध्यम से यहाँ भी समझाया कि कैसे हमारे कोशिका तक ये ऑक्सीजन पहुँचते हैं, ये सभी चीज़ों को हमने समझाया। इसको हम लोग और भी डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में आपको पता चलेगा कि फेफड़े के फंक्शन के बारे में और कैसे कोशिकाओं तक पहुंचता है, ये सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। और ये रेस्पिरेशन का हमारा परिभाषा है, ये ब्रीदिंग हमने समझाया। तो उम्मीद करते हैं कि आपको पूरा का पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, अपने डाउट को अवश्य छोड़ें ताकि हम उसका निदान कर सकें। उम्मीद करते हैं, अगर आप वीडियो को पहली बार, इस चैनल पर पहली बार आप आ रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लें, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें ताकि उनको भी फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे एजुकेशन मिल सके। तो चलिए फिर मिलेंगे हम लोग अगले क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखें और अपना नोट्स तैयार करें हैंड रिटेन, ताकि आपको फास्ट फॉरवर्ड एग्जाम के टाइम में याद करना और पढ़ना आसान बन जाए।
जितने सारी चीज़ें हमने बताया वो सभी के सभी कहीं न कहीं एग्ज़ाम में आपसे पूछे जाते हैं और पूछे जाएँगे। ये सारे चीज़ हमने बताया है, तो आप अच्छे ढंग से नोट करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं, इसका रिवीज़न अवश्य करें आप।